जी शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये प्रोग्राम जो ऑलरेडी इसका ब्रोशर और तफसीलात शेयर की गई थी, रिसर्च ग्रांट्स की एप्लीकेशन के हवाले से ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। उम्मीद है बहुत मुख्तसर से ये प्रोग्राम होगा, लेकिन चंद स्टेप्स के ज़रिए जो है हम किस तरह किसी रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एक अभी जो रिसेंट ग्रांट मौजूद है, ओपन है, उसको एज ए एग्जांपल लेंगे। लेकिन मेन पर्पस इसका यही होगा कि जो डिफरेंट ग्रांट्स वगैरह आती हैं तो उसको अप्लाई कैसे किया जा सके, और इसके लिए जो है वो हम किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हायर एजुकेशन फोरम, तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान और बहरिया यूनिवर्सिटी, इन सब के ताउन से जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी किया जा रहा है और इसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हमारे मोहतरम डॉक्टर सलमान हमीद साहब, जिन्होंने रिसेंटली एक ग्रांट जो है वो सबमिट की है, तो उस अपने एक्सपीरियंस को हम सबसे शेयर करेंगे। और कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे बराह रास्त मौजूद हैं और मज़ीद जो है वो रिकॉर्डिंग के ज़रिए इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। तो मैं बिला ताख़ीर दावत दूँगा मोहतरम ब्रदर डॉक्टर सलमान हमीद साहब को कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर साहब। बात को हम पूरा स्ट्रेट रखेंगे ज़्यादा, ठीक है? और क्योंकि हम सब ग्रांट्स वगैरह के बारे में सुनते रहते हैं और आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि इस प्रोसेस को बता दें, तो मैं भी एक लर्नर हूँ, तो मैंने लर्निंग के प्रोसेस को आपके साथ शेयर करना है। बहुत सारे सवालात आप लोगों के ज़हनों में होंगे, तो जब हम इसकी वेबसाइट को, सबसे पहले तो मैंने वेबसाइट खोल के आपके सामने शो कर दी है, तो अब आपके पास लिंक तो आ गया है, तो लिंक को एक्सप्लोर करना हम सब अच्छे से जानते हैं। और इसमें बेसिकली अगर हम मेन्यू में जाके देखें तो बहुत सारी किस्म की फंडिंग्स अवेलेबल हैं। तो अभी जो हमें पता चली थी वो एक शॉर्ट टेन्योर की फंडिंग थी, या शॉर्ट फंडिंग थी, जिसके ऊपर हमने अभी काम किया, जो आपको यहाँ पे अगर टैब्स में नज़र आ रही हैं। तो रिसर्च फंडिंग फॉर एजुकेशन स्मॉल में हमने अप्लाई किया है, जो एक मिनिमम अमाउंट जो इनकी थी $50,000 की, उसके लिए हमने अप्लाई किया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहली बात तो ये कि सिर्फ यही वेन्यू नहीं है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी डेडलाइन 16 अप्रैल को आने वाली है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हम सबसे ज़्यादा ये मोटिवेटेड रहें कि हमारे पास रिसर्च का एक वेन्यू मौजूद है, जिसमें ये पूरी दुनिया से रिसर्च के लिए फंडिंग दे रहे हैं और एप्लीकेशन ले रहे हैं। और उनकी डेडलाइन साल में 2 दफ़ा आती है। इसका मतलब ये है कि अगर अभी हम इससे अवेयर हो गए हैं, इस पोर्टल से, स्पेंसर से, तो इसके बाद हम दोबारा भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम फ़ोकस हो जाएँ। जैसे अगर आपको एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर ओवरव्यू की हेडिंग के अंदर 4 हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। रेशियल इक्विटी, इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से अपनी सोसाइटी में काम कर सकते हैं। और बाकी 2 कैटेगरीज़ नीचे जो नज़र आ रही हैं, एजुकेशनल ग्रांट लार्ज एंड एजुकेशनल ग्रांट स्मॉल। तो एजुकेशन तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम सब एक्सपर्ट हैं, तो हम आराम से पहली बात जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने इनके इस प्रोसेस को थ्रू किया तो मुझे पता चला कि 2 बातें पता चली। एक बात तो ये कि ये फंडिंग हम टाइम एंड अगेन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अभी अगर 16 अप्रैल की डेट निकल जाती है और किसी के पास अपना डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होता, तो वो फिर अगले साल या अगले 6 महीने बाद दोबारा अप्लाई भी कर सकता है। और ये जो 4 कैटेगरीज़ हैं, इनमें अगर हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो जाएँ कि एजुकेशनल एस्पेक्ट में हम किसी भी तरीके से कहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ इस वेन्यू से हमें फंडिंग मिल सकती है। अच्छा, पिछली फंडिंग हमारे ग्लोबल साउथ में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ मिली है, इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। लेकिन इनके जो प्रोसेस हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत एनकरेजमेंट हुई, और डॉक्टर ज़ुबैर ने भी हमारे साथ मिलकर काम किया और हमने इसके ऊपर काम किया। तो पहली बात तो ये तो यहाँ पे समझने की है कि वेबसाइट आपको पता चल गई है, इसको एक्सप्लोर करना है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये फंडिंग टाइम एंड अगेन अवेलेबल है, तो इसको हम अभी अगर अवेल ना कर पाएँ तो दोबारा ज़रूर अवेल करें थोड़े अरसे बाद। और तीसरी बात ये कि इसके अंदर 3-4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। जैसे हम में से ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड हो, कोई सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो रेशियल इक्विटी के ऊपर भी फंडिंग्स इसके अंदर मौजूद है।
इसके अलावा और दूसरी फंडिंग्स भी हैं, आप पोस्ट डॉक्टोरल की और डिसर्टेशन की, तो ये सारी फंडिंग्स आप जाके उसके ऊपर देख सकते हैं। इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट अगर है तो आप अपनी फंडिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं यहाँ पे। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर लूँ। दूसरी बात ये कि ये एक जो है वो एक इंटरनेशनल फंडिंग एसोसिएशन है, इतनी ज़्यादा मारूफ नहीं है, लेकिन इनके जो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के देखे, व्यूज़ देखे, तो वो बहुत डिफरेंट किस्म के एरिया से डिफरेंट किस्म के लोग हैं और ज़्यादातर एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो आप खुद भी व्यू कर सकते हैं। तो ये इसका एक फ्रंट पेज है, जुबैर साहब आपके साथ लिंक भी शेयर कर देंगे इसका इसी ग्रुप के, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब जो असल है वो ये है कि इस फंडिंग के प्रोसेस में जो प्रपोज़ल डेवलप किया उसमें क्या प्रोसेस था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जब हम इसके होम में गए तो बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे इन्होंने एप्लीकेशन जो भी पोर्टल है, लार्ज एप्लीकेशन में जाना चाह रहे हैं आप, स्मॉल एप्लीकेशन में जाना चाह रहे हैं, ये हर चीज़ इन्होंने अलग-अलग मेंशन की हुई। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट एप्लीकेशन में ले जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रॉल करवा रहा हूँ, तो आप जो है वो उसके हिसाब से वहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। डिस्प्ले में आ रहे हैं ना ज़ुबैर साहब? सही नज़र आ रहा है? डिस्प्ले दिखाएँ ज़रा। डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा अभी? अच्छा। अच्छा जी, डिस्प्ले हाँ, हाँ जा रहा हूँ, शेयर में जा रहा हूँ। शेयरिंग हैज़ स्टॉप कह रहे हैं ना? हाँ, जी मैं बिल्कुल वही चेक कर रहा था, शायद डिस्प्ले में है। तो स्पेंसर फाउंडेशन की ये शेयरिंग आ रही है, स्पेंसर डॉट ऑर्ग आ रही है। दूसरा मैं ये बता रहा था कि हर फंडिंग के बारे में उन्होंने तफसील से दिया हुआ है। देखें ये जो है वो रेशियल इक्विटी की एप्लीकेशन ओपन है, लार्ज ग्रांट की एप्लीकेशन ओपन है। तो जो एप्लीकेशन ओपन है ना वो यहाँ पे वेबसाइट पे आ रही है, तो वो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप एक्सेस करेंगे, अब मैं ये शेयरिंग बंद करके वो जो दूसरा पेज है वो खोलने जा रहा हूँ, जिसमें जस्ट अ मिनट, मैं दूसरा पेज खोल लूँ, दूसरी शेयरिंग का पेज खोल लूँ, फिर आपको सारा आपके साथ सब मूव करेगा जहाँ आप जाएंगे, क्या शेयर हो रहा है। जहाँ आप होंगे जो फ्रेंड को। अच्छा, अब जब हमने स्मॉल ग्रांट के लिए क्लिक कर दिया वेबसाइट पे जाके, तो वो हमें ये बोलता है कि पहले जाके अपना लॉगिन बनाएं। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अपना लॉगिन बनाया हुआ है। अच्छा जी, डिस्प्ले नज़र आ रहा है? हाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ ग्लिच आ गई थी इस वजह से हम लोग ठीक है जी। रजिस्टर हेयर, ये आप मैं जिस पोर्टल पे हूँ आपको नज़र आ रहा है और क्लिक हो रहा है तो आपको नज़र आ रहा होगा। सिर्फ हमें फैसिलिटेट करना मकसद है, हम सबको ये प्रोसेस पता है, लेकिन फिर भी सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए। प्रपोजल डायरेक्ट जमा नहीं होगा, पहले आपको अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन जब आप बनाएंगे तो लॉगिन का पेज है, आप वहाँ से रजिस्टर हेयर से जाके लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले बन चुका है, इस वजह से वो मुझे डायरेक्ट लॉगिन कर देगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडिविजुअल सबमिट करवा रहे हैं तो आप पीआई हैं, और को पीआई अगर आपके साथ हैं तो आपके को पीआई को भी वो तमाम फॉर्म यहाँ पे जाके भरना पड़ेगा जो अभी आपके सामने खुल जाएगा। देखें ये अगर आपको वाज़े तौर पे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, स्टार्टअप प्रपोजल लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल नीचे बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है स्टार्टअप प्रपोजल। इसमें 3 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, डेडलाइंस नज़र आ रही हैं आपको। तो आपको जो प्रपोजल स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं प्रपोजल जमा करा चुका हूँ, तो इस वजह से मेरा प्रपोजल मैंने एक ट्रायल के लिए एडिट के तौर पे यहाँ पे शो किया हुआ है। नया भी अप्लाई हो जाता है बिल्कुल। एक मैं जमा करा चुका हूँ, तो यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो मैंने अभी अंडर रिव्यू दबाया है, तो अंडर रिव्यू के अंदर मेरा एक प्रपोजल जमा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपने जब अकाउंट बनाना है तो पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो आपने अपना प्रोफाइल बनाना होगा, आपने भी बनाना होगा और आपके को पीआई ने भी बनाना होगा। अभी ये प्रोफाइल का पेज मैंने खोल दिया है। अच्छा, थोड़ा सा ना ये क्लैरिकल वर्क या डेटा एंट्री का काम थोड़ा सा इसमें शुरू में ज़्यादा है, तो जिसको अगर हम थोड़े तहम्मुल से यानी कि सुकून के टाइम से करेंगे बैठ के। कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी ने माइक ओपन किया है? तो प्लीज़। अच्छा जी, ठीक है।
बस ये मैं पेज दिखा रहा था आपको। पेज जो है ना वो काफ़ी तफसीली है। इस तफसीली पेज में वो आपसे काफ़ी सारी बातें पूछ रहे हैं जिसको थोड़ा सा आपको सुकून के साथ जो है वो भरना है। उसकी वजह ये है कि आपका नाम क्या है, फ़लाँ क्या है, और एक आईडी क्या है आपका, आपकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं। और हर दफ़ा जब भी आप खोलते हैं तो वो आपसे पूछता है, ये जहाँ पे मैं इस वक्त अपना कर्सर जो है वो रोम करवा रहा हूँ, तो ये हर दफ़ा पूछता है कि आपका प्रोफाइल अपडेटेड है, तो ये आपका अपडेटेड प्रोफाइल पूछेगा। अच्छा, ख़ास बात ये है कि जब आपका प्रोफाइल पूरा बन जाएगा तो ये आपको एक ख़ास पिन जनरेट करके देगा। ये आपकी पिन है जो आपको सामने नज़र आ रही है। या आपको अपने लिए बीइंग अ पीआई भी चाहिए होगी, और जब आप अपना प्रपोजल जमा करा रहे होंगे तो आपके को पीआई की पिन आपको पता होनी चाहिए जो फॉर्म में वो आपसे डिमांड करेगा। तो ये एक पिन एक ऐसी चीज़ है जो फॉर्म पूरा करने के बाद जनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद ये आपके मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्ट के सवालात और आपका ट्विटर का हैंडल और वेब दूसरी चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस पूछ रहा है, आपका एक करिकुलम वाइटे आप उसमें अपडेट करके रखें वो पूछ रहा है, आपकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। अच्छा, ये थोड़ी-सी ट्रिकी है या डिटेल्ड है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि एशियन हूँ मैं और डिसेबिलिटी है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करके आप इसको सेव करें। अच्छा, ये जो पेज अभी आपको सामने नज़र नज़र आ रहा है, ये सिर्फ़ यही पेज नहीं है, बल्कि अभी तफ़सील में आगे वो और भी तफ़सीलात पूछेगा हमसे ना, कि आप रिसर्च किस मेथड पे करना चाहते हैं। जैसे ये पेज मैं आपके साथ स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये पूरा एड्रेस वग़ैरह मेरा सारी चीज़ें, जी, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अल्टरनेट एड्रेस, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। ये मैंने सब प्लग इन किया। अब देखें यहाँ पर आके ये है, ऊपर अगर आपको हेडिंग नज़र आ रही हो, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, जहाँ पे मैं इस वक्त रोम कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में थोड़ा सा ट्रिकी है कि वो आपसे तफसील से पूछ रहा है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। अब आप में से, हम में से कोई भी कहीं का हो सकता है, तो वो उसमें से ढूंढ ले कि मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है। ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली या टाइम टेकिंग है। तो आपका पर्सपेक्टिव किस में है, जैसे मैं बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैंने यहाँ पे बिज़नेस क्लिक किया हुआ है। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप मेथोडोलॉजीज़ कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने अपनी मेथोडोलॉजीज़, यानी कि आप इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप जो अपने प्रपोज़ल में मेथोडोलॉजीज़ डाल रहे हों, वो मेथोडोलॉजीज़ आपने यहाँ भी क्लिक की हुई हों, ताकि वो समझ सकें कि दोनों चीज़ें कंसाइल कर रही हैं एक-दूसरे के साथ। ये आपने पहले से देख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एथनोग्राफ़िक रिसर्च करना चाह रहा है, तो वो उसमें मेंशन कर दे। फिर आपके टॉपिक्स किन एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि मेरा टॉपिक किस, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने प्रपोज़ल जमा कराया था उसमें हमने काउंसलर ट्रेनिंग के हिसाब से हमने करवाया था। हमने एडल्ट एजुकेशन को फ़ोकस किया था, तो ये हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है या क्लिक किया हुआ है। तो ये काफ़ी सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे दी हैं। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी स्टडी किस रीजन में होगी, तो वो रीजन भी बताया हुआ है। रीजन में फिर साउथ एशिया में किस जगह पे होगी, तो पाकिस्तान हमने बताया हुआ है। फिर साउथ एशिया या साउथ अमेरिका में अगर होनी है तो क्या होनी है, किस एथनिक ग्रुप के साथ होगी, वो उन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है, हम अगर हम पाकिस्तान में स्टडी कर रहे हैं तो फिर एशियन या साउथ अमेरिकन जो भी कैटेगरी यहाँ पे हमें फिक्स है हमारे लिए वो। तो ये सारी चीज़ें किस पॉपुलेशन के साथ आप स्टडी करेंगे, तो वो भी उसने पूछा हुआ है, करते हैं। एडिशनल कोई ग्रुप है तो वो क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी करेंगे, ये तो सारी चीज़ें आपने क्लिक करनी है और इसके बाद आपने अपना प्रोफाइल रेडी कर लेना। जब आपका प्रोफाइल रेडी हो जाएगा तो डेफ़िनेटली, जब आपका प्रोफाइल रेडी हो जाएगा तो फिर ये आपको प्रपोज़ल के पेज पे लेके जाएगा कि क्रिएट योर प्रपोज़ल। ये सेव, ये अच्छा, ये भी डिमांड करता है सिस्टम के जब भी कोई काम करें तो उसको उसी वक़्त सेव कर लें। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है एंड आई एम चेकिंग बैक फॉर माय प्रपोज़ल पेज, क्योंकि ये मैंने एक डेमो दोबारा बनाया था। अच्छा, जी, जी, बिल्कुल। बैक पे जाके देख लेता हूँ। ये बैक से यहाँ लेके जा रहा है। अच्छा, ये राइट हैंड साइड पे ये वर्क बेंच है। वर्क बेंच का मतलब है कि आप जो काम कर रहे थे, जो आपका पेंडिंग काम था या जो भी था, ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। जब मैं अपना अपना प्रोफ़ाइल पूरा बना लूँगा, तो ये मेरा जब प्रोफ़ाइल पूरा बन जाएगा तो फिर मैं इस पेज पे आ जाऊँगा। ये अगेन वही फर्स्ट पेज है जो हमारा फर्स्ट पेज है, जहाँ से हम यहाँ से प्रोफ़ाइल बनाने गए थे।
और जब हमने प्रोफाइल बना लिया था, ओके हो गया था हमारा प्रोफाइल, जो मैंने आपको पेज खोल के दिखाया कि उसमें वो बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, छोटी-छोटी वो सब आप जब आप अपडेट कर देंगे तो फिर आप यहाँ पे आके स्टार्ट प्रपोज़ल में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट प्रपोज़ल में 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक प्रपोज़ल मैं जमा करा चुका हूँ और एक प्रपोज़ल आज ट्रायल आप लोगों के साथ करने के लिए मैंने एक और स्टार्ट कर दिया था, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक डमी प्रपोज़ल मैंने क्रिएट किया था। इसको आपके साथ एडिट कर लेता हूँ मैं। जब हम इसको डेवलप करना शुरू करेंगे, लेट इट ओपन। ठीक है जी, अब जो भी आपने प्रपोज़ल, अभी ये खुल रहा है पेज, अगर जो भी आपने प्रपोज़ल जिस टाइमलाइन के साथ आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे डेडलाइन की सूरत में आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या डेडलाइन है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनकी वाज़ेह रिक्वायरमेंट है कि ये जो प्रपोज़ल जमा होगा वो पीआई किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू करवाएगा, और एनजीओज़ वगैरह को ये जो है ना वो नहीं देते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, टू बी एलिजिबल एडमिनिस्ट्रिंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी एन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू या किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही ये फंडिंग अवेलेबल हो सकेगी। वाज़ेह तौर पे यहाँ पे आपसे वो सेलेक्ट करवाएगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के। हमारे एक साथी ने किसी नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद नहीं हो सकी थी रजिस्ट्रेशन। हाँ, नॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था ना। तो यहाँ पे आपका या तो ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल नहीं होगी तो उसमें एक और ऑप्शन भी है, जो वो ये है कि ऐड माय ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यहीं पे थी ना ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, यहाँ हम टाइप करना शुरू करेंगे, लेकिन एक और ऑप्शन भी आ रही थी इसके अंदर कि ऐड माय इंस्टीट्यूशन। तो ये देखें, बहरिया यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये बहरिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर शो हो रही है। तो हम इसको आराम से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई और दूसरी इंस्टीट्यूशन है तो वो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल कोई और यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। हाँ, इकरा यूनिवर्सिटी देख लेते हैं कोई, क्योंकि हमारे पास कौन-कौन है हमें तो नहीं पता ना अभी। तो इकरा यूनिवर्सिटी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो आप अपनी कराची इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी यहाँ फॉर से, एग्जाम्पल। जी फॉर एग्जांपल कराची यूनिवर्सिटी, वो तो सर्च करना तो हम सबको पता है, बस यहाँ पे बताना सिर्फ मकसद था। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची देख लेते हैं। बताना सिर्फ यहाँ पे ये मकसद था कि कोई इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट से मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो करा उसमें एक ऑप्शन है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आ गया। अब ये मैंने सिर्फ स्पेस ज़्यादा दिया हुआ था, तो उसकी वजह से वो उसको ले नहीं रहा था। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बआसानी इसमें रजिस्टर हो जाएंगे, और उसके अलावा कोई और इंस्टीट्यूट है तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था, जहाँ तक मुझे याद है कि व्यू प्रोफाइल नहीं। बहरहाल, क्योंकि हमारे साथ एक ये हो चुका था कि हमारे एक साथी को जो है रजिस्टर नहीं कर रहा था, जो कि हम इंडस्ट्री कंसल्टेंट के तौर पे ले रहे थे। तो फिर हमने उनको एज अ पी, क्योंकि वो भी एक पीएचडी डॉक्टर थे लेकिन इंडस्ट्री में थे, तो हमने उनको एज अ को पीआई नहीं लिया, फिर हमने उनको एज अ कंसल्टेंट ले लिया, किसी और कैटेगरी में शो कर दिया, ठीक है जी। प्रपोज़ल से रिलेटेड, अब क्योंकि प्रपोज़ल बनाना तो आपका काम है, आप बनाएंगे अपना प्रपोज़ल आराम से। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, को पीआई का नाम आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। क्लिक हियर टू ऐड को पीआई, बिल्कुल वो तो फॉर्म तो सबको नज़र आ रहा है, ठीक है। क्लिक कर लेते हैं उसको, यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम को पीआई ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये फॉरेन रिसर्चर पिन नंबर, ये वही पिन नंबर है जो आपको शुरू में मैं आपको बता रहा था कि आप को आपके को पीआई को वो जनरेट करना होगा जब आप अपना प्रपोजल बना रहे होंगे। तो वहाँ वैसे इसके बगैर भी प्रपोजल आपके शायद आगे चला जाएगा, लेकिन ये आपको चाहिए होगा अपने प्रपोजल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे वो जो पिन नंबर मैंने शुरू में बताया था, वो पिन नंबर आपको यहाँ पे चाहिए होगा।
यहाँ पे ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि इस जगह पे ये मांग रहा है कि जो मेरा मैं हूँ और मेरा जो को पीआई है वो किसी और दूसरे रिसर्च प्रपोजल में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप और आपका को पीआई एक वक्त में एक ही रिसर्च प्रपोजल के ऊपर काम कर सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब दैट्स अनदर थिंग कि अगर आप एक प्रोजेक्ट में को पीआई हैं और किसी दूसरे प्रपोजल में अगर आप एज एन एडवाइजर या पार्ट टाइमर के तौर पे शो हो रहे हैं तो उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में अभी हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि एक प्रोजेक्ट में आप को पीआई आ रहे हैं और एक प्रोजेक्ट में आप जो हैं वो कंसल्टेंट आ रहे हैं, यानी कि एक एक्सटर्नल बॉडी की तरफ पे आ रहे हैं। तो उसकी ये ट्रीटमेंट क्या करेंगे ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारा अभी एक्सपोजर नहीं है इसके ऊपर। चांसेस ये हैं कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है और पूछा हुआ भी है 2 दफ़ा, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पीआई और को पीआई 2 जगह पे नहीं है, किसी और जगह पे नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपके साथ आपका एक को पीआई है तो वो इसी प्रोजेक्ट में आपके साथ हो। अगर उसके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट है तो वो डेफ़िनिटली इस प्रपोज़ल के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बाद अगले किसी प्रपोज़ल के ऊपर काम करे। लेकिन मोटिवेट तो रहना है हमने, हमने वर्कआउट तो करना ही है कि किसी न किसी तरीके से हमारे प्रपोज़ल इन लाइन रहें, अगर एक रिजेक्ट हो जाए तो हम अगले के ऊपर काम करें। यहाँ प्रपोज़ल का टाइटल आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्रपोज़ल की टाइमलाइन आ जाएगी जिसमें प्रपोज़ल आप कितने अरसे के लिए बना रहे हैं, वो टाइमलाइन दे देंगे यहाँ पे आप। अब उसकी जैसे ही आप टाइमलाइन दे देंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि कितने अरसे का ये प्रोजेक्ट है, खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, कोई एज़ सच कोई ख़ास उसके अंदर नहीं है। आपके प्रपोज़ल का रिसर्च सेंट्रल क्वेश्चन क्या है? हम सब माशाल्लाह रिसर्च से रिलेटेड हैं, हमको पता है रिसर्च क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रपोज़ल की एक समरी बनेगी और प्रपोज़ल की एक समरी बनेगी, वो यहाँ पे आएगी 200 वर्ड्स की। बजट में अभी मैं के बाद आता हूँ, जब मैं नीचे से होके आ जाऊँ, नीचे और थोड़ी-सी मालूमात हैं कि प्रपोज़ल का पूरा एक नैरेटिव बना के देना है, मतलब एक एक्चुअल प्रपोज़ल यहाँ जमा होगा इस हेडिंग के अंदर। अपलोड प्रपोज़ल नैरेटिव, तो जो भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएँ, उसका पीडीएफ बना लें और वो यहाँ पे प्रपोज़ल नैरेटिव के अंदर सबमिट होगा। इसके अलावा अगर कोई आप एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह कोई प्रोजेक्ट टाइमलाइन आपने बनाई हुई है, उसको वो आपको यहाँ पे देनी है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स हमने भी बनाई हुई हैं, आपको भी बनानी होगी, कोई टाइमलाइन किसी किस्म की शो करनी होगी। आपकी प्रोजेक्ट के अंदर टीम में लोग कौन-कौन हैं, उसकी एक अलग डॉक्यूमेंट बनानी होगी। तो यहाँ पे आप अपने पास अगर देखना चाहें, अगर मैं शुरू से ऊपर से आऊँ, तो आपको जब आप वेबसाइट विज़िट करेंगे तो उससे पहले आपको एक प्रपोज़ल का नैरेटिव बनाना होगा, यानी कि प्रपोज़ल क्या है? आपको प्रपोज़ल की टाइमलाइन बनानी होगी कि प्रपोज़ल की टाइमलाइन क्या है, कितने अरसे का है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 2 साल से 5 साल तक 2 साल से 5 साल तक के लिए ले रहे हैं। तो उसमें अलग-अलग वेरिएंट हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लार्ज प्रोजेक्ट भी हैं और स्मॉल प्रोजेक्ट भी हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी टाइमलाइन वेरी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की टीम की एक डॉक्यूमेंट बनानी होगी आपको। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग ये है कि ये किसी किस्म की, अगर यहाँ पे मैं रिलीज़ रैशनल की एक ऑप्शन आ रहा है, ये अगर हम इसकी डिटेल जो थोड़ी बहुत पढ़ी थी, क्योंकि मैंने इसको अवॉइड किया, वो ये था कि अगर मेरे ऊपर किसी किस्म का कोर्स लोड है, उसका वेवर मैं चाहता हूँ, तो इसके लिए वो किसी किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी ये कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी-सी ना, क्योंकि हमारा ये प्रपोज़ल जो है हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू सबमिट होगा। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ये चीज़ जा रही होगी, तो उसमें एक क्लैश आ सकता है। तो इस सेक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑप्शनल सप्लीमेंट्री कोर्स रिलीज़ के बारे में आप थोड़ा-सा वर्कआउट खुद कर लीजिएगा कि अगर आप अपनी रिसर्च करने के बाद कोई कोर्स वगैरह रिलीज़ करना चाहते हैं, तो उसकी वो फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक ऐसा होमवर्क है जो आपको खुद करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो उसके बाद प्रपोज़ल जब आप जमा करा रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा प्रपोज़ल में आपसे जैसे आपका प्रोफ़ाइल बनाते हुए उसने सवालात पूछे थे, इसी तरीके से वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका प्रपोज़ल किस डिसिप्लिन का है? जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स का है, बिज़नेस का है, अर्थ साइंसेज़ का है, इकोनॉमिक्स का है, फलाँ-फलाँ का है, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। तो आप वो दे सकते हैं डिसिप्लिन कौन-सा है। अगर उस डिसिप्लिन की कोई सब कैटेगरी है, तो वो यहाँ पर दे रहा है। उस सब कैटेगरी के अलावा कोई और कैटेगरी आप मेंशन करना चाह रहे हैं, इन तीनों ड्रॉप डाउन में एक ही कैटेगरीज़ आ रही हैं।
एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, एक एडिशनल है, ठीक है जी। तो आप जब एक दफ़ा थ्रू करेंगे वेबसाइट को तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक डिसिप्लिन, क्योंकि स्टैटिक यहाँ पे है तो इसका मतलब है एक डिसिप्लिन बता देना भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये इसका सब डिसिप्लिन है, सेकेंडरी डिसिप्लिन है, तो आप मेंशन कर दीजिए उसके अंदर। देन व्हाट मेथड यू विल बी यूजिंग, आप यहाँ देख लीजिए सारे मेथड्स दिए हुए हैं, वो सेलेक्ट कर लें। प्राइमरी मेथड क्या होगा, सेकेंडरी मेथड क्या होगा, एनोवा यूज़ करेंगे, कोरिलेशन यूज़ करेंगे, डेमोग्राफी यूज़ करेंगे, ऑल ऑफ द मेथड्स आर मेंशन्ड हियर। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक यूज़ करेंगे, तो वो आप मेंशन कर दें यहाँ पर। अगेन तीनों ऑप्शंस के कौन सा मेथड यूज़ होगा, 3 ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। फिर एरिया ऑफ स्टडी, ये सवालात कुछ उसी किस्म के सवालात हैं जैसे कि आपने अपना प्रोफाइल बनाते हुए दिए थे, लेकिन ये स्पेसिफिकली प्रोफाइल या प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, टीचिंग एंड लर्निंग पे काम करना है, डिटेल्ड टॉपिक कौन से टॉपिक के साथ अटैच है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से अटैच है। तो ये असल में वो बिल्कुल इन डेप्थ और क्लोजली मॉनिटर करना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है बनाने वाला है वो कितना क्लियर है कि वो किस एरिया में काम करना चाहता है। रेस, जेंडर, डज योर प्रपोजल इंगेज डायमेंशन ऑफ रेस एंड जेंडर, रेस और जेंडर इन्वॉल्व है या नहीं, ठीक है जी। अब ये छोटे-छोटे सवालात हैं, जब आप इनको देखेंगे तो इनको आपको समझना आसान है। किस रीजन में आप ये करेंगे, कौन-सी सेटिंग होगी, जेलों में जाएँगे आप यहाँ पे या ट्राइबल एरियाज़ में जाएँगे, कहाँ जाएँगे इस रिसर्च के लिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एडल्ट एजुकेशन है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटे-छोटे से सवाल पूछ के या आपको सारी बातें आपसे पूछेगा, और फिर आखिर में यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है सिग्नेचर फ्रॉम ऑथराइज्ड, तो इसका मतलब ये है कि आखिर में आप सिर्फ प्रपोज़ल जमा नहीं कराएँगे, बल्कि इस प्रपोज़ल के अंदर इस एरिया में जब आप आ जाएँगे, तो आपको ये जो इंटरफ़ेस है, ये कह रहा है कि आपने जो अभी ऊपर पूरा प्रपोज़ल बना लिया है, अब उसका एक पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लें। ख़ास तौर पे इस बदर बटन पे जो मैं आके आपको हाइलाइट कर रहा हूँ, तो आपने जो ऊपर पूरा प्रपोज़ल की 5-6 अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड की होंगी, इस जगह पे जब आप प्रपोज़ल पीडीएफ का बटन दबाएँगे, तो वो उसको कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट बना देगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको वो प्रपोज़ल अपने सीनियर को, जो इस डॉक्यूमेंट को साइन करेगा, जो इस जगह पे ये यहाँ पे ये मैं टाइप कर रहा हूँ, नीचे वाले कॉलम में, तो इस जगह पे आपको उसकी तमाम तफ़सीलात देनी है। लेकिन कब? जब आप इस प्रपोज़ल का पीडीएफ अपने सीनियर को दिखा देंगे और सीनियर उसको ओके कर देगा, और उसके बाद आप यहाँ पे उसके तमाम क्रेडेंशियल्स ऐड करके सबमिट का बटन यहाँ से दबा देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो प्रपोज़ल आपने जमा कराया हुआ है, ये प्रपोज़ल उस कंसर्न अथॉरिटी के पास चला जाएगा, बिकॉज़ यू हैव प्रोवाइडेड हिज़ ईमेल। यानी कि प्रपोज़ल जमा कराने से पहले आपको अपने सुपरवाइज़र के साथ कंसेंसस डेवलप कर लेना है या साइनिंग अथॉरिटी के साथ, और जब आप उसको भेज देंगे तो फिर उसको फ़ॉलो अप करना भी आपका काम है। ये इनकी इस टैब में यहाँ पे ख़ास तौर पे लिखा हुआ है कि सिर्फ़ सुपरवाइज़र या साइनिंग अथॉरिटी को भेजने के बाद आप फ़ॉलो अप करें और उसके बाद आप उनसे साइन करवाएँ। वो अच्छा वो डिजिटल साइन होगा, एडोब की फ़ाइल उनको जाएगी, वहाँ पे वो डिजिटल साइन कर देंगे, 1 मिनट का काम होगा और आपका प्रपोज़ल सबमिट हो जाएगा। तो ये इंटरफ़ेस है, जिसमें हमने ये देखा कि प्रपोज़ल सबमिशन लेंदी वर्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल काम नहीं है। इसके अंदर जो टेक्निकल काम है या टेक्निकल एरिया है, जो मैंने ऊपर छोड़ा था, टेक्निकल तो नहीं बोलेंगे उसको, बस थोड़ा-सा आपने माइंड मेकअप करना है, दैट इज़ बजट। क्लिक हियर टू एडिट बजट, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ये बजट में छोड़ के आया था, तो बजट में ले जाएगा आपको, ठीक है जी। बजट डिटेल्स, तो आपने बजट डिटेल्स की करनी है, क्लिक हियर टू एंटर प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ये आप जब जाएँगे तो ये प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस एंटर करने का बारे यानी कि बजट एंटर करने का बोल रहा है। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, एक नया इंटरफ़ेस, नया पेज खुल गया। इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, खुल जाता है। तो पहले हम इस इंटरफ़ेस को देख लेते हैं थोड़ा-सा। लेट इट ओपन।
थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो इस वजह से वेट करना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो हमारे पास एक इंटरफेस खुल गया है। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हेक्टिक नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो सैलरीज़ हैं, प्लस का बटन नज़र आ रहा है आपको, प्लस का मतलब यू व्हाटसोएवर यू वांट टू ऐड इन। अब यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ आपके लिए, तो ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर समर, अब ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसके लिए इनका एक पूरा कैटलॉग मौजूद है इसके अंदर। लेकिन क्योंकि हमने तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को पीआई के साथ ही काम करना है यूजुअली, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एकेडमिक ईयर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एकेडमिक ईयर हमने इनको सेलेक्ट किया था। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो रिसर्च ग्रेजुएट असिस्टेंट को या अंडर ग्रेजुएट असिस्टेंट को हमने सेलेक्ट किया था, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है जितने बजट के हिसाब से। तो यहाँ पे बताने का मकसूद ये था कि सैलरीज की हेड में हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद, और फिर उनका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 का बजट मौजूद है। और उस बजट के बाद आपको उस बजट का आगे नैरेटिव भी देना है कि ये बजट क्यों चाहिए। हर कैटेगरी के बाद आखिर में उसका नैरेटिव आपको देना है कि ये बजट मुझे क्यों चाहिए, तो ये बजट का नैरेटिव आपको देना होगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या है, बेनिफिट्स। इसको हमने क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन में ये कह रहा है कि क्या क्या बेनिफिट्स हम देंगे। तो आप पहले से प्लान कर लें अपने पास कि आपको क्या क्या प्लान है। जो बेनिफिट्स के ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे ये मौजूद हैं। पीआई को क्या बेनिफिट्स हैं, को पीआई को क्या बेनिफिट्स हैं, ट्यूशन फीस के मद में क्या कॉन्टेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, और उनकी रैशनल आखिर में ये रैशनल देने हैं आप। इसके बाद अगर अदर कोलैबोरेटर्स हैं आपके पास, जैसे हमने कहा था ना कि हमारा को पीआई नहीं था, तो इसकी वजह से हमने उसको इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट में डाल दिया था। तो यहाँ पे आपके पास अदर कोलैबोरेटर्स में इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट और एडवाइज़र के 2 ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप उनको इस हिसाब से ले सकते हैं कि आप उसे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे लेना चाहते हैं, एडवाइज़र के तौर पे लेना चाहते हैं, वो उसका क्या रोल होगा, वो आप उसके अंदर अपनी जो टीम है उसके अंदर मेंशन करना है। एक डॉक्यूमेंट है ना जिसमें हमने कहा था कि आपको अपनी टीम की कंपोजिशन बतानी है, तो आप उसको टीम की कंपोजिशन में बताएँगे कि ये मेरा इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट कौन था? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट वो था जो एकेडमिया के साथ अटैच था और हमारा लाइजन करवा रहा था। तो क्योंकि वो हमारा लाइजन करवा रहा था, इस वजह से हमने उसे इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे रखा था। और एडवाइज़र कौन था? एडवाइज़र वो था जो हमारे साथ काम कर रहा था और उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ की ट्रेनिंग थी। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे वाज़ेह कर दी थी कि कंसल्टेंट क्या करेगा और एडवाइज़र क्या करेगा। अगेन आप जितने चाहे ऐड कर सकते हैं इस प्लस के साइन के ज़रिए से, और फिर उसका आगे ये याद रखिएगा नैरेटिव देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नैरेटिव क्या है। नैरेटिव के बगैर वो आपका प्रोजेक्ट का बजट एक्सेप्ट नहीं करेगा। नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द ट्रैवल, ये ट्रैवल का ऑप्शन है। ट्रैवल में आपने ड्रॉप डाउन क्लिक ऐड क्लिक किया, 2 तरह के ऑप्शंस दे रहा है आपको। या तो ट्रैवल के अंदर आपको प्रोजेक्ट के इस रिसर्च के हिसाब से कोई ट्रैवल करनी है, या फिर कॉन्फ्रेंस में जाने आने के लिए किसी भी किस्म की ट्रैवलिंग की चीज़ें हैं तो वो इस हेड के अंदर डिस्कस हो सकती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स वगैरह के लिए भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको इक्विपमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर ये चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो ये एक अच्छा हेड मतलब हेड वाइज इन्होंने हर चीज़ को डिवाइड किया हुआ है। आप पहले से इसे प्लान कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई अदर किस्म के अगर और कोई और प्रोजेक्ट एक्सपेंस हैं, प्रोजेक्ट सप्लाईज़ हैं, प्रोजेक्ट के स्टाइपेंड्स हैं, कम्युनिकेशन के एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन के एक्सपेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं वो आप सेलेक्ट करें। उसके अलावा अदर कोई अदर एक्सपेंसेस हैं, ये दिस ऑप्शन इज़ नल, मीन्स यू कैन ऐड इन योर ऑप्शंस, और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर सम के तौर पे दे देगा। अच्छा, अगर आपने अपना कोई काम कोई सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, किसी और को आप शो कर रहे हैं कि मैं अपना काम सब कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो वो आपको जो आप इनिशियल प्रपोज़ल बना रहे होंगे उसमें आपको बताना होगा एक जगह पे कि मैंने ये काम सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जब वहाँ पे आप वो एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। तो ये तमाम पोर्टल के ऊपर तमाम चीज़ें सेव करके, अच्छा क्योंकि मैंने अभी तक इसमें कोई डेटा इनपुट नहीं किया इस वजह से वो उसको ले नहीं रहा।
तो ये तमाम पोर्टल में तमाम चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी। इसको मैंने जब डिस्कशन शुरू किया था या काम करना शुरू किया था, तो मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल बना ली थी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें पहले से डालनी थी। जैसे जो अभी मैंने आपको इंटरफ़ेस दिखाया, उसी इंटरफ़ेस से मैंने सारी चीज़ें कट पेस्ट करके यहाँ पे अपने पास सेव कर ली थी कि ईयर 1 में क्या करूँगा, ईयर 2 में क्या करूँगा, ईयर 3 में क्या करूँगा और कौन से हेड्स। जैसे ये सैलरी का हेड है, सैलरी के हेड में पीआई, नॉन पीआई, रिसर्च असिस्टेंट, बेनिफिट्स के अंदर बेनिफिट्स अगर कुछ रखने हैं, कोलैबोरेटर कौन है, एडवाइज़र है, प्रोजेक्ट ट्रैवल में कितनी रकम है, कॉन्फ्रेंस डिसेमिनेशन के लिए कितनी रकम है, ये मैंने अलग से यहाँ पे पहले ही पाकिस्तानी रुपीज़ में कर ली थी और फिर इनको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था अमेरिकन डॉलर में। तो इसकी वजह से मुझे वहाँ पे डेटा एंटर करते हुए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैंने उसको एज़ इट इज़ वहीं यहीं से मिमिक कर लिया था, पहले ही प्लान कर लिया था। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि सबमिशन आसान हो गई और सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हो गई। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी टाइम हो गया बोलते हुए। अब अगर कोई कुछ सवाल करना चाहे तो सवाल कर सकता है, कोई कन्फ्यूज़न है तो शेयर कर लें। जो मुझे पता होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर बुशरा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। बहुत ही जी, हेल्पफुल डॉक्टर टॉक विशु। थी आपकी। मुझे सिर्फ एक चीज़ पे गाइड कर दीजिएगा। आपने कहा कि वो जो सिग्नेटरी बॉडी है या जो आपके हायर ऑफिशियल है, उसमें आपने किसका नाम ऐड किया है? जैसे हमारे यहाँ तो बेसिकली ऑरिक भी आता है जी, मैं उस तरह से। जी, जी, बिल्कुल। बेसिकली अथॉरिटी से मुराद यहाँ पर वो है जो जिसके पास वो फंडिंग भेजेंगे, फंडिंग आपको नहीं देंगे। तो वो कोई भी वो अथॉरिटी जो ऑथराइज़ हो आपकी यूनिवर्सिटी में फंडिंग रिसीव करने की, वो ऑथराइज़ होगा वहाँ पर। क्योंकि जब वो आएगी, फंडिंग आएगी, तो वो उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगी, उनसे आपने रिलीज़ करवानी होगी। तो अगर वो अवेयर नहीं होंगे या वो सिंक नहीं होंगे आपके प्रोजेक्ट के साथ, तो वो फंडिंग वहाँ जाके रुक जाएगी, फिर आपको नहीं मिल सकेगी। अब कराची यूनिवर्सिटी में कौन है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये मुझे मालूम कर, मेरे ख्याल में शायद डायरेक्टर फाइनेंस की उस पे जाएगी। आपके ये वैसे क्या होता है जी, प्रोसेस जी, भेजने हमारे से? यहाँ क्योंकि डिपार्टमेंटल लेवल पे हमारा एक ऑरिक बना हुआ है, तो हमारे ऑरिक हाँ, के थ्रू हमारे ये यहाँ भी सारी ऑरिक है। एक्टिविटीज़ हो रही थी। जी, जी, बिल्कुल। ओके, हमारे यहाँ भी ऑरिक है, इसका मतलब ऑरिक होगा इसमें। ठीक है, जी, जी, थैंक यू। ऑरिक के थ्रू देख लें आप। थैंक यू वेरी मच। जी, डॉक्टर अहमद साहब आप कुछ कह रहे हैं, आपने हाथ उठाया हुआ है? अस्सलाम डॉक्टर अहमद, रिफत अहमद काशी यूनिवर्सिटी। मैं थोड़ा सा ये एक्सटेंड करना चाहूँगी, एक चीज़ और पूछूंगी कि जैसे आपने कहा कि ऑरिक से, जैसे हमारे पास होता है हम ऑरिक के थ्रू भेजते हैं, लेकिन वो हमारे वीसी से ही साइन होकर आती है, क्योंकि ग्रांट हो जी, जाती है, जी। वो फिर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाती है। तो आपके पास ऑरिक के हेड ने साइन करके दिया था या आपके पास भी वीसी के पास से जाके साइन होकर आई है? ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। और एक चीज़ मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या लाइक इस यहाँ पे जैसे नैरेटिव था, प्रोजेक्ट नैरेटिव था, उसकी फाइल अपलोड हुई हुँ, थी, तो इसकी भी कोई इसकी भी लिमिटेशंस है, इतनी इतने इतने वर्ड्स का होना जी, जी, चाहिए? उस और वेबसाइट में लिखा हुआ है कि वो मैं तकरीबन 2000 वर्ड्स का होना चाहिए। जब आप वेबसाइट विज़िट करेंगी ना, तो हर ठीक है, जगह पे उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा नैरेटिव 1767 वर्ड्स का था, तो वो बन गया था उसके अंदर नैरेटिव। इसका मतलब है कि एक तो वो होता है ना कि हम लंबे-लंबे प्रपोज़ल्स बना के भेज देते हैं, तो मुझे ये इससे समझ में आया कि ये टू द पॉइंट 2000 वर्ड तो कुछ भी नहीं होता है। तो टू द पॉइंट बात करनी होगी उसके अंदर ना, नैरेटिव के अंदर। और ओके, हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि ओरिक के थ्रू भेजा जाता है और फिर स्कूल लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे सारे फंड रिसीव हो जाते हैं। तो ये हमारी बहरिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोसेस होता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब ने काफ़ी वाज़ेह तरीके से इस बारे में गाइड किया। अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और दीन और दुनिया की बेहतरी के काम लें। तो इस प्रोग्राम को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हो जाएगी और रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट फॉर बोथ लाइव्स के नाम से जो है यूट्यूब चैनल है, उस पे इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जज़ाकल्लाह खैर। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप जॉइन किया
और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन फोरम, तंजीम असातिज़ा और बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।